Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज हम देखते हैं साइंस वन का सीईटी की प्रिपरेशन देखते हैं। साइंस वन का हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो यहाँ पर सीईटी की प्रिपरेशन के लिए पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो है सिर्फ किताब को ही पढ़ना है, याद नहीं करना है किताब को, सिर्फ आपको पॉइंट्स को हाईलाइट करना है बच्चों। बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं, कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चे। आप लोग स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। सीईटी का पेपर बहुत ही आसान होगा। 25 मार्क्स का 1 और 2 का पेपर है, उसमें 12 से 13 साइंस 1 मार्क्स है और 12 मार्क्स का साइंस 2 है। तो इसके लिए आपको यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए, गो थ्रू कीजिए, जो नुकात आप जो है वो इम्पॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि सीईटी में जो है वो एमसीक्यू फॉर्म सवालात आने वाले हैं और एमसीक्यू में जो है वो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन पढ़ना है। तो जब आप किताब में से लेसन्स को आप अच्छी तरीके से पढ़े हुए होंगे और हाईलाइट किए रहेंगे मेन पॉइंट्स को, तो जब 4 ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप ऑटोमेटिक जो है जो उसका जवाब होगा वो आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा कि ये हमने पढ़ा था, ये इसका जवाब है। तो इसके लिए आपको कुछ अलग से किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है या अलग से बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अलग से उसकी ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने 10th की पढ़ाई की है शुरू से, तो आप सिर्फ किताब को ही पढ़िए, किताब के अंदर नुकात को हाईलाइट कीजिए। जैसे कि हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स में हम क्या करते हैं, जो मेन पॉइंट्स है उसको हम हाईलाइट करते हैं। हमको क्या करना है, सिर्फ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, उसके एक्सप्लेनेशन को हमको नहीं याद करना है। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है चीज़ों को समझाने के लिए वो हमको जहन में नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो पहली लाइन में कि शकली कुव्वत कशिश क्या है, एक कायनाती कुव्वत है। तो ये लाइन आप ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और जो सिर्फ शकली कशिश कुव्वत क्या है, सिर्फ ज़मीन पर मौजूद 2 अजसाम में नहीं होती, बल्कि ये कहाँ होती है, कायनात में भी 2 अजसाम के दरमियान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मेन पॉइंट आप याद रख लेंगे कि शकली कुव्वत कशिश जो है वो कायनाती कुव्वत है, जो ज़मीन के ऊपर भी 2 अजसाम में होती है और कायनात में भी 2 अजसाम में होती है। तो ये पॉइंट आपका, इसको आपने हाईलाइट कर दिया, उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला टॉपिक देखो हमारा है शकली कशिश। इसमें हमको क्या याद रखना है। अब ये शकली कशिश किसने दरियाफ्त किया था, सर आइजैक न्यूटन ने शकली कशिश दरियाफ्त किया, ये लाइन आपने याद रख लेना है। इसके बाद में यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन के ऊपर कुछ भी नहीं जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन को छोड़ते हुए। अब इसमें हमको क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पर कि कुव्वत, यहाँ पर के ज़मीन के मरकज, मिनट, तो यहाँ पर हमको एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है। अगला पैराग्राफ हमको यहाँ पर क्या याद रखना है कि शक्ल में देखा चांद और ज़मीन के दरमियान शकली कुव्वत दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको इतनी खाली इसमें ध्यान रखना है, बाकी ये एक्सप्लेनेशन वगैरह की तरफ नहीं जाना है। इसके बाद हम अगले सफ़े पे चलेंगे। अगले सफ़े पे जाएंगे। अब ये सब कॉलम जो जो बॉक्स दिया गया है वो सब इसको नहीं याद रखना है हमको, क्योंकि ये इसमें से निकाल दिया गया है। अब हमारा अगला टॉपिक है दायरवी हरकत और मरकज जो कुव्वत। तो यहाँ पे दायरवी हरकत क्या है और मरकज जो कुव्वत क्या है, सिर्फ हमको उस पर ध्यान रखना है और उसको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर देखो इस पैराग्राफ में हमको क्या याद रखना है कि देखो यहाँ पे जब पत्थर को छोड़ा गया, तो जब पत्थर को छोड़ा गया तो इस लम्हे मदार दायरे में, यानी पत्थर अपने मकाम से ममासी सिमत में फेंका जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि वो इसकी रफ्तार की सिमत होती है, ठीक है। तो जो रफ्तार की सिमत होगी वही वहाँ पर फेंका जाएगा, वो जो है वो उसकी ममासी सिमत है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें ये याद रखना है कि दायरवी मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज की सिमत में कुव्वत अमल करती है, इसको क्या कहते हैं, मरकज जो कुव्वत कहते हैं। तो ये पैराग्राफ में सिर्फ आपको इतनी चीज़ें याद करनी है, इसको एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब केपलर के कवानीन, केपलर में देखो 3 कवानीन है, बाकी ये तो देखो इसमें कैंसिल किया गया है हमारे यहाँ से। तो यहाँ पर पहले तो हम नाम याद रख लेंगे कि जॉन्स केपलर नामी साइंसदान ने इन तमाम मालूमात को जो है वो हमारे लिए इकट्ठा किया, मतलब उन्होंने ये कवानीन बनाए।
तो ये उनके कवानीन क्या है, वो तीनों कवानीन आपको याद रखना है। ठीक है, केपलर का पहला कानून क्या है वो आपको याद रखना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाना है। अब ये देखो क्वेश्चन बैंक में इस पे डिपेंड सवालात पूछा गया था, वो आप देख लेंगे, वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप पहले बुक पढ़ लीजिए, बुक पढ़ने के बाद में आप जो है वो क्वेश्चन बैंक को गो थ्रू कीजिए। क्वेश्चन बैंक के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये केपलर का दूसरा कानून आप याद रखेंगे क्या है यहाँ तक। फिर इसका तीसरा अहम पॉइंट क्या है, केपलर का तीसरा कानून आपको याद रखना है ये पूरा, और प्लस जो है वो ये इसकी मसावात आपको याद रखनी है। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो इस तरीके से आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट करते हुए चलिए, उसको पढ़ते हुए चलिए, आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो आपका सीईटी आप आउट ऑफ मार्क्स लेंगे, बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। बट बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो है वो मत कीजिए, बहुत ही आसान है ये आपके लिए, और आप पहले से 10th पढ़ चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। न्यूटन का कशिशे शक्ल का कायनाती कानून। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर पहले पैराग्राफ में कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको हाईलाइट करना है। इसमें यहाँ पर सिर्फ इसकी ये दी गई, न्यूटन का इस कायनात इसके मुताबिक, सॉरी यहाँ पे दिया के कि हर एक जिस्म दूसरे जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से कशिश करता रहता है, और ये कुव्वत एक दूसरे को यहाँ से लेकर हासिल ज़र्ब के तनासुब में होती है। यानी ये चीज़ें आपको इतनी यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, कि किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, ये मसावात आपको याद रखनी है। इसके बाद में जी, ये एक मुस्तकिल है जिसे कायनाती मुस्तकिल कहते हैं, ये आपको याद रख लेना है इसके अंदर से। इसके बाद में यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बैंक में भी आपको पूछा गया था। ये पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि अगर दो अज्साम में किसी एक की कमियत को दुगनी कर दी जाए तो इसके मुताबिक दरमियान शकली कशिश कुव्वत भी दुगनी हो जाती है। यानी ये जितना होगा उसकी कुव्वत कशिश भी कितनी होगी, उतनी ही हो जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर जो कमियत होगी वो उसकी शकली कुव्वत कशिश भी होगी। फिर इसके बाद में ये ध्यान रखना है कि इनके दरमियान का फासला अगर दुगना किया जाए तो इसकी कुव्वत 1/4 हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कीमत आएगी उसका 1/4 यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर दो अज्साम में जो कुर्रवी, दोनों अज्साम कुर्रवी हो तो इनकी कुव्वत इनके मरकज़ को जोड़ने वाली ख़त मुस्तकीम में होती है, ये ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। तो ये पैराग्राफ जो है वो टोटल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर दो अज्साम मुकम्मल तौर पर कुर्रवी और बाकायदा रेगुलर शेप ना हो तो कुव्वत इन इंसान की कमियतों के मरकज़ को जोड़ने वाले कते ख़त की सिमत में होती है, और डी के लिए इस कते ख़त की लंबाई ली जाती है। लेकिन आपको सिर्फ ये इतना यहाँ तक ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जी की कीमत इकाई कमियत रखने वाले, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, एसआई निज़ाम में जी की कीमत 1 किलोग्राम कमियत वाले दो अज्साम जो 1 मीटर के फासले पर रखे तो इनके दरमियान अमल कर रही शकली कुव्वत कशिश के मसावी होगी। यहाँ से आपको ये याद रखना है। और ये यहाँ पर एसआई निज़ाम में जी की इकाई क्या है वो ध्यान रखना है। फिर जी की कीमत सबसे पहले किसने बनाई थी, हेनरी क्विंडर्स ने तजुर्बे के ज़रिए मालूम की थी। तो जी की कीमत क्या है, जी की कीमत है 6.673 ज़र्ब 10 की कुव्वत नफी 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें याद रखना है। सारे बॉक्सेस जो है वो कैंसिल किए गए हैं। फॉर्मूले आपको तमाम याद रखना है, फॉर्मूला क्या है वो सारे याद रखना है आपको यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर ये किसको क्या कहते हैं वो याद रख लेना आप इसके अंदर, ये पैराग्राफ के अंदर। इसके बाद में फाइनल जो है वो ये याद रखना है आपको। इससे क्या नतीजा का है, सूरज और सैर में मरकज जो कुव्वत जो सैर की गर्दिश की वजह से होती है इनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होता है। ये वाला फार्मूला जो है वो इसका स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। यही शकली कुव्वत है और फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब ज़मीन की शकली कुव्वत, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर आपको याद रखना है ज़मीन की शकली कुव्वत क्या है। तो ज़मीन अपने करीब के तमाम अशिया से लेकर आपको यहाँ तक इसके अंदर याद रखना है पॉइंट। इसके अंदर से आपको कोई भी एमसीक्यू फॉर्म में सवाल पूछा जा सकता है। फॉर्मूले आप याद रखेंगे। हल्की भी मिसालें अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है आपको उसको हाईलाइट करना है और उसको आपको याद रखना है। बाय हार्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद में ज़मीन का शकली असरा। तो ज़मीन का शकली असरा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन पूरी दी गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको जी हुरूफ से, स्मॉल जी हुरूफ से जाहिर किया जाता है। और शकली असरा क्या है? एक सिमती मिकदार है, यानी असरा क्या है? एक सिमती मिकदार है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ज़मीन की शकली असरा, यहाँ से लेके ये पूरा आपको ये पैराग्राफ ध्यान में रखना है। अब सतह ज़मीन पर जी की क्या कीमत है वो आपको सिर्फ याद रखना है। इसका पूरा ये यहाँ पर पूरी इसका हल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जी की कीमत कितनी आ जाती है शकली असरा के उसमें? 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी कीमत हमको मिल गई। फिर इसके बाद में ये याद रखेंगे एसआई निज़ाम में जी की इकाई क्या है और ज़मीन की कमियत कितनी है और इसका निष्कुत्र कितना है, ये भी आप इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे इसकी कीमत को। अब इसके बाद में है जी की कीमत में होने वाली तब्दीली। तो जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, यहाँ पर जी की कीमत कुतबैन पर सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि कितनी है? 9.832, और ख़त इस्तिवा पर जाते वक्त ये कम हो जाती है, ठीक है। और इस्तिवाई इलाके में जी की कीमत सबसे कम यानी 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पर आपको ये चीज़ पॉइंट याद रखना है। इसके बाद ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली। तो यहाँ पर जी की कीमत में जब ऊंचाई पे जाती है तो जी की कीमत कम होती जाती है। यहाँ पर आप ये इसको ध्यान रखेंगे, मरकज़ से जब फासला बढ़ता है तो इसकी कीमत कम होती जाती है। ऊंचाई ज़मीन के निस्कुत्र के मुकाबले बहुत कम होने की वजह से इस ऊंचाई से जी में होने वाली तब्दीली कम होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मिसाल दी गई है तो ये मिसाल आपको जहन में एक बार रख लेना है कि किस तरीके से जी की कीमत में मामूली सी तब्दीली होती है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम। ये टेबल आपको ध्यान में रख लेना है। सतह ज़मीन से ऊंचाई और यहाँ पर जी की कीमतें जो है वो अलग अलग यहाँ पर दी गई है। ये एक बार आप अपने जहन में इसको बिठा लेंगे। अब इसके बाद में है गहराई के मुताबिक जी की कीमत। तो गहराई के मुताबिक जी की कीमत में तब्दील होती रहती है। यहाँ पर अगर आर की कीमत कम हो की जाए तो जी की कीमत बढ़ती जाती है, यानी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब गहराई में जाएंगे तो आर अगर उसकी कीमत बढ़ गई तो जी की कीमत भी बढ़नी चाहिए। लेकिन शय के मरकज़ की जानिब जाने की वजह से जिस्म पर अमल करने वाली शकली कुव्वत का ज़मीनी हिस्सा भी कम होता है। तो इसलिए यहाँ पर इनके साथ असर से ज़मीन के अंदर गहराई में जाते वक्त गहराई के मुताबिक जी की कीमत कम होती जाती है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। तो ये तीनों टॉपिक जो है वो पूरा पैराग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कमियत और वज़न क्या है। कमियत देखेंगे कि किसी भी यहाँ पर यह इसकी तारीफ दी गई है, फिर इसकी इकाई किलोग्राम है और ये एक गैर सिमती मिकदार है। आपको इसमें इतना याद रखना है। इसके बाद में वज़न में यहाँ पर ये इसकी तारीफ है, इसको वज़न कहते हैं। एम कमियत वाले इसकी एफ से ज़ाहिर होता है और ये इसका फार्मूला है W बराबर F बराबर mg। फिर एसआई निज़ाम में इसकी इकाई है न्यूटन। बस आपको यहाँ पर याद रखना है इस चीज़ को। अब यहाँ पे जी की कीमत हर जगह यकसा नहीं होती, इसलिए शय का वज़न भी मकाम के मुताबिक बदलता रहता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे। आज़ादाना हरकत, ठीक है। आज़ादाना हरकत में हम देखेंगे यहाँ पर आज़ादाना हरकत किसे कहते हैं। अगर कोई जिस्म सिर्फ शकली कुव्वत के असर से मुतहरिक हो तो इस हरकत को आज़ादाना हरकत कहते हैं। इसमें आप ये चीज़ खाली ध्यान में रखेंगे। बाकी यहाँ पर
ये तीनों फार्मूले आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। आज़ादाना हरकत से जिस्म, यहाँ पर अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखेंगे कि आज़ादाना हरकत में अगर असरात जी होता है तो इब्तिदाई रफ्तार यू सिफर होगी, और इसका इस्तेमाल करके ये फार्मूला बनाया गया है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इससे इसके ऊपर बेस जो है वो छोटे सवालात पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में ये सब कॉलम जो है वो बॉक्सेस कैंसिल किए गए हैं। अब इसके बाद फिर से एक बार वापस कहूँगी कि क्वेश्चन बैंक को भी आप गो थ्रू कीजिए। क्वेश्चन बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बाद में बनाया गया था, तो आप किताब पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चन बैंक को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। शकली तवानाई बिल कवा, अब ये शकली तवानाई बिल कवा क्या है, इसको हमको इसकी तारीफ हमको याद करना है, और इसके बाद में शकली तवानाई बिल कवा जो है वो ये है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ रखना है, इस पे सवाल नहीं आएगा, लेकिन ये शकली तवानाई बिल कवा का फार्मूला ये आपको याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पर फार्मूले दिए गए हैं, एक बार आप देख लेंगे, इसके अंदर कुछ भी ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको फार्मूला देखना था। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं हम, यहीं तक है हमारा ये चैप्टर। इसके बाद में यहाँ पर एम कमियत वाले जिस्म की कुल तवानाई, ये फार्मूले तमाम जो है वो आप याद कर लेंगे इस तरीके से ये भी, और इसके सफ़ा नंबर 14 पे भी जो है वो दिया हुआ था। हाँ, यहाँ पर आप जो है वो गुरेज शकली रफ्तार तवानाई बका के मुताबिक E1 बराबर E2 होता है। इसकी कीमत जो है वो V गुरेज रफ्तार क्या होगी इसकी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप ये कीमत भी ध्यान में रखेंगे, ये कीमत भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा फार्मूला और ये कीमतें जो है वो तमाम आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो साइंस का सबक नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं सबक नंबर 2। तो यहाँ पर हम सबक नंबर 2 देखते हैं, अनासिर की दौरी जमात बंदी। अब यहाँ पर अनासिर की दौरी जमात बंदी में हम देखेंगे, यहाँ पर पहले पैराग्राफ में कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दोबेराइस की तसलीस में आप ये यकसा यहाँ पर ये खुसूसियात याद रखेंगे कि दोबेराइस की तसलीस किसे कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर तसलीस के अंदर इनकी कीमत याद रखेंगे, अनासिर 1 में क्या है, इनकी कीमत क्या है और उसका औसत है, औसत कीमत क्या दी गई है। तो ये कॉलम आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। इसके बाद में न्यूलैंड्स का मसमन का कुलिया, यहाँ पर कब इसकी मालूमात हुई, तो 1866 में न्यूलैंड ने इस वक्त के मालूमशुदा कमियतों की सौदती के मुताबिक इसको रखा। ठीक है, अब इसमें सबसे हल्के अनासिर क्या थे, हाइड्रोजन और थोरियम। ये याद रखेंगे कि इसके न्यूलैंड्स के मसमन के कुलिये में सबसे हल्के अनासिर कौन से थे, डैश थे, तो हाइड्रोजन और इंतहा थोरियम पर। इसके बाद में 8वें अंसर की कीमियाई खुसूसियात, पहले अंसर की कीमियाई खुसूसियात के मशाबा थी, तो जैसे कि सोडियम लिथियम से 8वें नंबर पर वाक़ई आंसर है। इसके बाद में यहाँ पर मैग्नीशियम बेरियम। इसके बाद न्यूलैंड्स ने इस यकसानियत का मौजना मौसीकी के साथ शुरू से किया और इन्होंने 8वें और पहले आंसर के ख़ास में यकसानियत को मसमन का कुलिया नाम दिया। तो मसमन का कुलिया किसे नाम दिया गया, तो यहाँ पर 8वें और पहले आंसर के ख़ास को दिया गया कि किसके अंदर मशाबियत पाई गई मसमन न्यूलैंड्स के मसमन के कुलिये में, तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये मशाबा है। तो इस तरह के छोटे छोटे सवालात आपको इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेंडलीफ की दौरी जुदुल, अब यहाँ पर मेंडलीफ ने 1869 से 1872 के ज़माने में अनासिर की दौरी तरतीब दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कितने अनासिर थे टोटल, तो 63 अनासिर को इसके जौहरी कमियत और सऊदी तरतीब के में सिलसिलावार रखा।
फिर इसके बाद में इनकी तबई और कीमियाई ख़ास के मुताबिक ने भी मेंडलीफ ने अनासिर की दौरी जुदुल तश्कील दी। तो इस तरीके के सवालात जो है वो आएंगे छोटे के मेंडलीफ के दौरी जुदुल में जो है वो किस बिना पर अनासिर की दौरी जुदुल की तश्कील दी गई। तो अनासिर की तबई और कीमियाई ख़ास MCQ इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और आप जब पढ़े हुए रहेंगे तो उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे यहाँ पर ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये याद रखेंगे जो तारीफ़ें दी गई है वो मेन पॉइंट्स वो याद रखेंगे। अनासिर के ख़ास इनके जौहरी कमियत के दौरी तफ़ाउल में होते हैं, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। बाद में ये कॉलम वगैरह आपको कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगले सफ़े पे चलते हैं हम। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि इसकी क्या दी गई है, मेंडलीफ की खूबियाँ। तो खूबियाँ जो है वो आपको याद रखना है शॉर्ट में कि क्या इसकी खूबियाँ हैं। उसकी खूबियों पे जो है वो एक एक सवालात आ सकते हैं। तो आपको ये पूरी खूबियाँ जो है वो सिर्फ पढ़ लेना है, याद बाय हार्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको जहन में इसको रखना है कि इसकी क्या खूबियाँ दी गई है। इसके ऊपर सवालात आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो खूबियाँ जो इसकी दी गई है वो तीनों भी आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर यहाँ पर आइए दिमाग पर जोर दे, ये सब कैंसिल किया गया है। इसमें जिस तरह से ये खामियां, दौरी जुदुल की खामियां, ये भी आप पूरा पॉइंट पढ़ लेंगे। इसके अंदर भी आपको चीज़ें जो है वो इसको ध्यान में रखना है, इस पे भी सवालात जो है वो आ सकते हैं। तो ये खुसूसियात आपको याद रखनी है। इसके बाद में यहाँ पर जदीद दौरी कुलिया, तो यहाँ पर अनासिर के ख़ास इनके जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल में होते हैं, ये आपको याद रखना है जदीद दौरी कुलिया। बाकी जो है वो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में जदीद दौरी जुदुल और जुदुल की तवील सूरत। यहाँ पर जदीद दौरी जुदुल किसे कहते हैं वो याद रख लेंगे आप यहाँ पर पूरा। फिर जदीद दौरी जुदुल को ही जो है वो तवील दौरी जुदुल कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अनासिर की तरतीब जो है वो Z के मुताबिक की गई है, ये याद रखना है आपको यहाँ पर। इसके बाद में नीचे देखते हैं हम आगे। यहाँ पर कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दौरी जुदुल की तश्कील आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अंदर से जो है वो छोटे छोटे सवालात आ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर जैसे कि उफ़क़ी कतारों में जो है वो क्या 1 से 7 दौर है, ठीक है, और इसके उमूदी सुतून में 1 से 18 ग्रुप है, ये याद हो गया। फिर इन खानों में ऊपर की तरफ दौर में जो है वो जो जौहरी अदद ज़ाहिर करते हैं और हर खाना जो है वो एक अंसर का मकाम रखता है। तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है वो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें से कई सवालात जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। S ब्लॉक क्या है, P ब्लॉक क्या है, D ब्लॉक, F ब्लॉक क्या है, इसकी 4 ब्लॉक में इसकी तकसीम की गई है। फिर यहाँ पर S ब्लॉक ग्रुप 1 और 2 से बनाया गया है, ये याद रखना है। तो ये पैराग्राफ जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको इसके अंदर पूरी चीज़ें जहन में रखना है। एक एक चीज़ को आप हाईलाइट कर पढ़िए। फिर D ब्लॉक जो है वो अनासर को अबूरी अनासिर कहते हैं। P ब्लॉक में एक ख़त है, खींच सकते हैं। इस ख़त की मदद से अनासिर की मरूज़ा 3 किस्में जदीद दौरी जुदुल में वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर की जा सकती है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं इसमें यहाँ पर जदीद दौरी जुदुल और अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। तो यहाँ पर भी कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद में ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये भी इतना ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में ये तमाम चीज़ें याद रखेंगे। S ब्लॉक में कौन से अनासिर है, P ब्लॉक में कौन से अनासिर है, D ब्लॉक में कौन से अनासिर है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप थोड़ा सा इसको
जहन में रख लेंगे अच्छी तरीके से। फिर दौर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, यहाँ पर दौर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील ये भी इस तरह का, ये भी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में ये याद रखेंगे कॉलम के मदार में कितने इलेक्ट्रॉन, एल मदार में एम इलेक्ट्रॉन और एन मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है। ये चीज़ें आप इसको याद रखेंगे इसके अंदर से। इसके बाद में जदीद दौरी जदूल में दौरी रुझान, यहाँ पे गिरफ्त क्या है वो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दौरी जदूल का दौरी रुझान कहते हैं, किसे कहते हैं वो याद रखेंगे। इसमें ये आपको अनासिर के ख़ास का मुआयना ना करे तो इनमें होने वाली तब्दीली में कुछ बाकायदगी दिखाई देती है, इसे ही जदीद दौरी जदूल का दौरी रुझान कहते हैं। अब यहाँ पर गिरफ्त क्या है वो याद रखना है आपको, गिरफ्त किसे कहते हैं। इसके बाद में ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर मिसाल दी गई है जौहरी जसामत, इसके अंदर भी आप जो है वो जौहरी जसामत का भी टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें से भी जो है वो सवालात बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे, तो इसमें भी ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें कुछ मिसालें दी गई है वो आप ध्यान में रख लेंगे। इसके बाद में धाती और अधाती खुसूसियात, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि किसकी खुसूसियत, कौन सी धाती खुसूसियात रखती है और कौन से नासिर अधाती खुसूसियात रखते हैं। तो इस तरीके से आप ये वाला टॉपिक भी जो है वो अच्छे से पढ़ लेंगे और उसको पेन से एक एक चीज़ हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद ये याद रखना है आपको धातनुमा और अधात क्या है। जौहरी नुस्खुत्र बतरी बढ़ता जाता है, यहाँ पे क्यों बढ़ता जाता है, इसका मश्क में इसके जवाबात दिए गए हैं जो हल करवाया गया है। ये टॉपिक भी जो ऊपर दिया गया है उससे रिलेटेड इसके जवाबात है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से रीड करना है और जहन में रखना है चीज़ों को। इसके बाद हेलोजन ख़ानदान, यहाँ पे ग्रुप 17 में हेलोजन ख़ानदान के अरकान होते हैं, ये याद रखेंगे आप। इसमें इसका सालमी ज़ाब्ता X2 होता है और ये गैसें है ब्रोमीन माए जबकि आयोडीन ठोस है, ये याद रखना है आपको। हेलोजन गैस से, हेलोजन ख़ानदान से रिलेटेड इतनी सारी, खाली इतनी ही मालूमात यहाँ दी गई है। तो ये हमारा सबक नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हमने देखा सबक नंबर 1 और 2 में जो मेन पॉइंट्स है आपको सिर्फ उसको हाईलाइट करना है, पढ़ते हुए जाना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको सिर्फ हाईलाइट करना है और उसको ध्यान में रखना है। बाकी आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेन से या कलर पेन से या हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए और वो पॉइंट्स को याद रखिए। इसी तरह से छोटे छोटे सवालात MCQ फॉर्म में ही पूछे जाएंगे, इसलिए आपको कोई भी चीज़ बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसी तरह से अगर हम अलजिब्रा और ज्योमेट्री में देखें तो अलजिब्रा और ज्योमेट्री में सिर्फ आप मेथड देखकर जाइए कि कौन सा सवाल किस मेथड से हल किया जाता है। तो उस मेथड पर बेस जो है वो 1 से 2-3 सवालात आप हल कर लीजिए, पूरी मश्क आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मेथड देखिए, कितने मेथड दिए गए उस मेथड से 2-3 सवालात हल कीजिए जो एग्जांपल्स दिए गए हैं और आपको सवाल जो है वो इसी फॉर्म में आएगा, MCQ फॉर्म में ही आएगा। छोटे छोटे सवालात होंगे, बहुत बड़े बड़े सवालात और हल के पीछे मत जाइए। जो मेथड इजी है, छोटा है, उसको अच्छे से कर लीजिए। जो बड़े बड़े मेथड दिए गए हैं, बड़े मेथड के से सॉल्व करना है, उसके पीछे आपको नहीं जाना है। तो अलजिब्रा ज्योमेट्री भी आप आसानी से सिर्फ किताब का मेथड लेकर हल करेंगे तो भी आप आसानी से जो है वो पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार कहूँगी, CET के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए,
कई बच्चों का कमेंट्स आता है कि टेस्ट सीरीज़ बनाइए या हमको गूगल फॉर्म पे टेस्ट दीजिए, जिस तरह से एमसीक्यू फॉर्म में पेपर आने वाला उस फॉर्मेट में दीजिए। तो उतना पॉसिबल नहीं है बनाना। आप लोग सिर्फ किताब को गो थ्रू कीजिए, आप आसानी से जो है वो सीईटी में पूरे 100 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे जो है वो आगे के चैप्टर्स को भी इसी तरीके से बनाएंगे। और मैं आपको यही कहूँगी कि ये पहला और दूसरा सिर्फ मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि किस तरीके से आपको बनाना है, सीईटी की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो आप इसी को देखते हुए आगे के लेसन्स भी जो है वो अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। पॉइंट्स को हाईलाइट कर कर सिर्फ उसको अच्छी तरीके से रीड कीजिए और जहन में उसको रखिए। समझकर आप आसानी से सीईटी का पेपर जो है वो हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर कोई भी बड़े बड़े जवाबात नहीं लिखना है। आपको सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म में आएगा सवाल, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको टिक एक का आंसर जो है वो सर्कल भरकर देना है।